अच्छा, ये जो सर्कल वर्कल बनाए प्लीज़ किसी अच्छी चीज़ से बना लेना, मैं तो ऐसे बस हाथ से बना लिए तो वो ऐसे थोड़े मुनासिब नहीं लगे। ओके, अगेन पार्टिकल P यहाँ पर है, उसकी पोजीशन बताने के लिए हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, सही है ना। यहाँ पर एंगल होगा थीटा और ये रेडियस x0 होगा, सही है ना। ऑब्वियसली इसका साया, टॉर्च यहाँ रखी हुई है, साया यहाँ बन रहा होगा, अपनी आसानी के लिए मैं शेडो यहाँ बना रहा हूँ, सही है। सिर्फ और सिर्फ अपनी आसानी के लिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग, ताकि हमारा ट्रायंगल वगैरह का मामला हल हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए, सही है भाई। ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हमें ये बात पता है कि जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तो उसको उस वक्त, अगर सपोज करें कार में आप कर्व पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको उस लम्हे जब आप यहाँ पर होंगे तो आपको एक शॉप नज़र आ रही होगी, यहाँ पर कोई शॉप वगैरह है, लेट्स से आप यहाँ पहुँचोगे तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, आपको कोई दूसरी शॉप नज़र आ रही है, लेट्स से आप यहाँ पहुँचोगे तो डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगी, लेट्स से यहाँ पर कोई बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको। कहने का मतलब है हर लम्हे, अगर मैं कर्व पाथ में ट्रैवल कर रहा हूँ तो कर्व पाथ में ट्रैवल करने के लिए हर लम्हे मेरी डायरेक्शन क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। हर पॉइंट पे अगर मैं इस तरह से एक वेक्टर लेके खड़ा हो जाऊँ, सही है, मैं वेक्टर लेके मूव करूँ, तो मैं अगर कर्व पाथ में ट्रैवल कर रहा हूँ तो हर पॉइंट पे मैं नोट करूँगा इस मार्कर की, इस एरो की डायरेक्शन क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। देखिए ना इसको, ये ऐसे घुमा रहे हैं, हर पॉइंट पे ये वेक्टर क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, डायरेक्शन चेंज करता जा रहा है। इस वेलोसिटी को, अच्छा ये है कौन सी वेलोसिटी, ये आपकी लीनियर वेलोसिटी है। सपोज करें ये कोई सर्कुलर वेलोसिटी नहीं है, अगर सपोज करें आपका कर्व पाथ खत्म हो जाए तो आप जाएंगे कैसे, आप इस लम्हे इस तरफ मूव किया हुआ था ना, तो क्या होगा, जैसे आपका कर्व पाथ खत्म होगा आप सीधे निकल जाएंगे। अगर आपको और घूमना होगा तो आप और घूम के फिर सीधे निकल जाएंगे, या फिर आपको और घूमना होगा तो और घूम के सीधे निकल जाएंगे। कहने का मतलब ये है जिस पॉइंट पे आपका सर्कुलर मोशन खत्म होगा, कर्व पाथ का मोशन खत्म होगा, आप कैसे निकल जाएंगे, स्ट्रेट निकल जाएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट की वेलोसिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ उस लम्हे की वेलोसिटी है। अगर आप फर्दर कर्व पाथ ट्रेवल कर रहे हो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, सही। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन किस तरह से चेंज हो रही है। खैर, यह बताने का मकसद मेरा ये था कि ये जो वेलोसिटी है, क्योंकि मैथमेटिकली हमें ये बात पता है कि एक लाइन अगर सर्कल को टच करती हुई जा रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो इस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी है, उसको वीटी से डिनोट किया जाता है, लाजमी नहीं है वीटी करें लेकिन इसको नॉर्मली वीटी लिखा जाता है। ये सर्कुलर मोशन के लिए होती है। क्या मैं कह सकता हूँ ये पूरी वेलोसिटी यानी हर पॉइंट की वेलोसिटी होगी, नहीं, हर पॉइंट की नहीं, ये हमेशा किसी एक पॉइंट की होती है। यानी कि इस पॉइंट पे ऐसे, तो अगले लम्हे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हर पॉइंट पे ये वेलोसिटी तब्दील होती जा रही है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। खैर, तो ये वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, एक पॉइंट की वेलोसिटी होगी। और जहां पर आपका कर्व पाथ खत्म हुआ, सपोज करें आपने कर्व पाथ ट्रेवल ही यहां तक करना है, घूमकर यहां आ गए, तो आप क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में निकल जाएंगे, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये उस पॉइंट की वेलोसिटी उस पॉइंट में बता रही है कि आपकी इंटेंशन क्या थी, आप इस तरफ मुंह था, अगले लाइन में आपका मुंह इस तरफ हो गया, ऐसा लग रहा है आप यहाँ जाना चाह रहे हैं, आपको ये चीज़ दिख रही है, फिर अगले लाइन में आपका मुंह इस तरफ हो गया। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हर पॉइंट पे आपके मोशन की डायरेक्शन क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, मोशन की डायरेक्शन शिफ्ट होती जा रही है। खैर, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। और क्योंकि कर्व पाथ में ट्रैवल कर रहे थे, आप सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करते तो v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। आर क्या है, ज़ाहिर बात है उस कर्व पाथ का रेडियस होगा, और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, जो हम लोगों ने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसको चाहो तो बैक करके जो है वो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा आपने याद रखना है, जो भी सारी चीज़ें अप्लाई होंगी, सही है ना, इसके अंदर एक अजीब सी शेप बनती है, ये अगर लेट से ऐसी शेप बनी है, अगर लेट से ऐसी शेप बनी है,
ये बनेगी। आपको ये एंगल पता है लेट से 30 डिग्री है, और ये आपको पता है ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दो लाइंस, ये वाली सॉरी ये वाली और ये लाइन, ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है, सही है ना, ये लाइन और ये लाइन। जेड एंगल के अकॉर्डिंग अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 30 है और ये 30 है, सही है, टोटल कितना था सर, टोटल 90 था। अब 90 में से 30 माइनस कर दो तो बताओ ये कितना बचेगा, सर ये 60 डिग्री बचेगा। ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री नज़र आ रहा है, ये जो बचा वो एंगल है। ऑब्वियसली आप ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, उससे आप निकाल सकते हैं ये भी कितना आएगा, 30 डिग्री ही आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात गौर करने की यहाँ पर है कि जो एंगल यहाँ पर था वही एंगल यहाँ पर आ रहा है। फिर से देखते हैं, सपोज करो ये एंगल था 40, ऐसे बना लिया, तो अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा, जेड एंगल की वजह से ये भी 40 होगा। टोटल कितना था सर, 90 में से 40 गए तो कितना बचा सर, 50, तो ये हो गया 50। फिर दोबारा एंगल के तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसके हिसाब से निकाल सकते हैं 90 50, तो इसको कितना होना चाहिए, इसको 40 होना चाहिए, 40 और 50 90 90 90 180। तो फिर दोबारा गौर करो, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये हमेशा कैसे होंगे, सेम होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। टोटल कितना था 90, तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल। आपको याद आ रहा होगा जी, कुछ लोगों ने कर लिया होगा, अगर टोटल 90 है और ये थीटा है तो बचा हुआ एंगल होगा 90 में से थीटा को निकाल दो, क्योंकि जब आपको याद होगा ये 30 30 करते थे तो 90 में से 30 निकालते थे फिर 60 आता था, तो ये वही किया हम लोगों ने। टोटल कितना है 90 में से थीटा निकाल दें तो 90 माइनस थीटा, ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सही है, ओके। तो एक बात ये हो गई, दूसरी बात आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ऐसा होता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने साइन को वहाँ भेज दिया, ओके। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लगा देते हैं, यहाँ पे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सम हो रहा है, होल स्क्वायर नहीं है, अलग अलग स्क्वायर लगा हुआ है, सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है कॉस थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं। एक और बात, अगर सपोज करें एक एग्जाम्पल, एक इस तरह से दिया हुआ है WA² B पावर 4 C पावर 6, WA² B पावर 4 C पावर 6। मैं आपसे पूछूं इसका आंसर क्या आएगा, तो आप बड़े आराम से बोल देंगे सर, A आ जाएगा बाहर, B की पावर 2 C की पावर 3 और W अंदर का अंदर रह जाएगा, इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि हुआ क्या, इनकी पावर ऐसी क्यों हो गई, आप ये कहोगे जाहिर सी बात है कि सर जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आते हैं इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, हाफ हो जाती हैं। जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आते हैं तो 2 का हाफ 1 हो गया, 4 का हाफ 2 हो गया, 6 का हाफ 3 हो गया, और इसका हाफ 1/2 होना था, वो स्क्वायर रूट एज इट इज रह गया। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ, अभी तो हम यहाँ से ये वाला स्टेप कर रहे हैं, इस पर तो कोई मसले वाली बात नहीं। क्या मैं इससे ये वाला स्टेप कर सकता हूँ, जी सर दोनों स्टेप बराबर है, आप यहाँ से यहाँ आए या यहाँ से वहाँ जाएं, एक ही बात है। होगा क्या कि आपको, अगर आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल रहे हैं पावर्स हाफ हो रही हैं, अगर आप वापसी स्क्वायर रूट के अंदर डाल रहे होंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। जी बिल्कुल, तो मुझे ये स्टेप लिखने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, हम डायरेक्ट लिखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आएगा ए पे क्या आ जाएगा, ए पे स्क्वायर आ जाएगा, बी की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, डी की पावर 6 हो जाएगी, और डब्ल्यू एज इट इज आ जाएगा। ये तीनों अंदर जाके डब्ल्यू से क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अंदर जाके सबसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये कुछ पॉइंट्स है छोटे छोटे, बेटा ये याद रखिएगा। अभी हम लोग ये वाला काम करने वाले हैं।
सही है भाई? मैं ये मिटा रहा हूँ, आपके पास एज अ रेफरेंस ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि बोलूँगा नोटबुक में देखो, क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ नहीं होगा। सही है, मेरा जगह नहीं है, तो लिख लो, नोट कर लो। ओके, पॉज करके नोट कर लो ना यार। चलिए भाई, ये v इक्वल टू आर ओमेगा याद रखिएगा। ओके, पार्टिकल p सर्कुलर मोशन कर रहा है। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है उसके पास वेलोसिटी कौन सी होती है? g उसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी vp कह रहा हूँ, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी को नाम दे दिया मैंने vp। vp का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p। जाहिर बात है यहाँ पार्टिकल q होगा। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, अगर p इस तरह से जा रहा है, q कहाँ पर जा रहा होगा? पार्टिकल p यहाँ से स्टार्ट करते ऐसे जा रहा है, तो q कहाँ गया होगा? सर q ऊपर की तरफ गया होगा। तो q के मोशन की डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ है, इस जगह पर। तो मैंने ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ किया v q। तो वेलोसिटी ऑफ वेक्टर q कैसे? ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p कैसे? एक टेंजेंट बना रही है। सही है ना? ये मेरे पास x नॉट है। ओके बेटा, अगर गौर करो तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन सकता है। वो ट्रायंगल कैसे बन रहा है? ये पार्टिकल q है, ये पार्टिकल p है, ये x नॉट है, ये थीटा है, ये पार्टिकल, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p है vp, और ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल q है vq। सही है? इसको अपनी आसानी के लिए मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है ना? याद रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इस वेक्टर को थोड़ा सा मैं आगे पीछे कर लूँ। यार एरो बनाने की क्या जरूरत है? ट्रायंगल कंप्लीट करना है। सही, मैं इसको ऐसा समझ लें कि ये यहाँ पर था, मैंने इसी की जैसी एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, बस और कुछ भी नहीं करा है। सही है? हकीकत में ये क्यू था कहाँ पर? ये तो क्यू यहाँ पर था ना, ये देखो, हकीकत में ये क्यू तो यहाँ पर होगा, तो ये वेक्टर तो यहाँ पर था, तो यहाँ कैसे आ गया? जिस तरह से यहाँ आ गया इसी तरह से यहाँ पर भी आ गया। सही है? तो कहने का मतलब है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस लाइन को आगे पीछे मूव करके अपना ट्रायंगल कंप्लीट कर लूँ। सही है ना? या आप एक और काम कर सकते हो, अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको एक्सटेंड करो और इसको एक्सटेंड करो, तो दोनों मिलाकर एक ट्रायंगल बन जाएगा। सही है? तो मुझे ये वाला काम अच्छा लगता है कि आप थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दें। ओके बेटा, अकॉर्डिंग टू आवर ज्योमेट्री अपनी नोटबुक में चेक करें। अगर ये एंगल थीटा है तो हमें इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल पता है? जिसे हमें इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल पता है, जो क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है? वी क्यू है। हाँ, ये वाली लाइन है। खैर, तो ये हमारे पास वी क्यू है, ये मेरे पास वी पी है, ये ट्रायंगल मेरे पास बन रहा है। अगर मैं उसको अलग कर दूं, सिर्फ इस थीटा की हेल्प से हम लोगों ने पता लगा लिया कि ये वाला थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, देयर इज 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। याद आ रहा होगा, अगर याद नहीं आ तो एक मरतबा देख लो दोबारा से। ओके, ये ट्रायंगल मेरे पास कंप्लीट हो गया। दिस इज वी पी, दिस इज वी क्यू, ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, एंगल के सामने साइड होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से मेरा कोई वास्ता नहीं है, परपेंडिकुलर पे कुछ भी नहीं है। थर्ड साइड कहलाती है बेस। असल मेरा कंसर्न किससे होगा? असल मेरा कंसर्न होगा इस बेस से। तो ये बेस मेरे काम की है। लॉन्गेस्ट साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूस कहलाती है। तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पर काम है ही नहीं। हाइपोटेन्यूस और बेस का क्या रिलेशन है? जी सर, हाइपोटेन्यूस और बेस का रिलेशन कौन सा होता है? कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं सॉल्व इसको। cos theta is equals to base upon hypotenuse। बेस की जगह पर क्या आ जाएगा? बेस की जगह पर आ जाएगा वी क्यू, और हाइपोटेन्यूस की जगह क्या आ जाएगा? वी पी। वी पी वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बी वी पी कॉस ऑफ थीटा। तो वी क्यू वी पी कॉस ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला आ गया फॉर वेलोसिटी मेरे पास। लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई तो नहीं, और मॉडिफाई करेंगे इसको, बट याद रहे कि वी क्यू इज इक्वल टू वी पी कॉस थीटा। ये ऐसे ही फॉर्मूला है जैसे यहाँ पर एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा आया था। ओके, अब इसको जरा मॉडिफाई करते हैं। सिंप्लीफाई पे
लोगों को बुरा लगता है, हालांकि मैं इसको सिंप्लीफिकेशन ही कहता हूँ, लेकिन मॉडिफाई करते हैं। v इज इक्वल्स टू v पार्टिकल वी पी ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p। पार्टिकल p कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इस पे वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा वाला? जी सर वही वाला फॉर्मूला लग सकता है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, रेडियस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। मुझे बताओ बेटा हमारा रेडियस कौन है? हमारा रेडियस कौन है? x0 है। तो मैं vp बराबर होता है आर ओमेगा ना। v कौन सा वाला पार्टिकल है? जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी जगह मैं रेडियस टाइम्स ओमेगा लिख सकता हूं। तो रेडियस मेरे पास कौन है? x0 और ओमेगा। इस तरह से आ जाएगा, ये देखो ना, r की जगह x0 आ गया, ओमेगा एज इट इज आ गया। इसको पुट कर देते हैं, vq x0 ओमेगा cos ऑफ थीटा। ओके बेटा, अपनी नोटबुक में दोबारा देखो, क्या मैं इस cos थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? जी सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसी ने अगर नहीं देखा, किसी को यहाँ से देख रहा है, तो थोड़ा सा पीछे जाकर देखो, मैंने सारी बातें बताई कि कौन कौन सी मैथमेटिक्स यहाँ पर अप्लाई हो रही होगी, तकरीबन 10 मिनट पहले की बात है। ओके, क्या मैं ये स्टेप कर सकता हूँ? इज इट एक्सेप्टेबल? क्या ये स्टेप हो सकते हैं? सर ये क्या कर दिया? हाँ भाई, जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। x0 स्क्वायर रूट के बाहर लिखा हुआ था, x0 स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? पावर डबल हो जाएगी। अभी पावर कितनी थी? सर पावर 1 थी। अंदर जाएगा पावर कितनी हो जाएगी? जी बिल्कुल पावर डबल हो जाएगी। तो x0 की पावर क्या होगी? स्क्वायर होगी। और अंदर जाकर क्या हो जाएगा? अंदर जाकर जो कुछ भी होगा उससे ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अंदर 1 भी और साइन स्क्वायर थीटा भी, ये दो टर्म्स हैं, वो दोनों से क्या होगा? बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। So this will be x0 square sin स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। सर ऐसा क्यों किया? क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की? अरे देखिए ना, थोड़ा सब्र तो करें। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हैं सर ये क्या कर दिया? अरे मेरा बच्चा ज़रा गौर से देख, x इज इक्वल टू x0 साइन थीटा होता है। x इज इक्वल टू x0 साइन थीटा। x0 साइन थीटा की जगह x लिखा जा सकता है। x इज इक्वल टू, फिर से देखें, x0 साइन थीटा की जगह x लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो बेटा यही तो किया, x0 साइन थीटा की जगह मैंने x लिख दिया, बस स्क्वायर लगा होता तो स्क्वायर लगा दिया। सही है, तो ऐसा किया। ऐसा क्यों किया है अभी थोड़ी देर में पता चल जाता है कि हमने इतनी सारी मेहनत क्यों करी, क्यों इतना सर खपा रहे हैं, अभी पता चल जाता है। ओके, अब करते हैं इसके केसेस कि भाई हमने ये सारी कहानी क्यों करी। मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, सही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारा काम कर रहे होंगे। ओके, अब जरा गौर करें। जब पार्टिकल, ये वो, अच्छा आपने बिल्कुल पहला वाला टॉपिक निकाले जो मैंने वीडियो में बताया, बिल्कुल पहला वाला टॉपिक जहाँ पे वो स्प्रिंग मास सिस्टम जो है वो ऑसिलेशन हुई थी। जल्दी से देख के बताएं वेलोसिटी कहाँ जीरो होती है, कहाँ मैक्सिमम होती है? जी बिल्कुल, आपने नोटबुक में देख लिया होगा अब तक, ये मैं अंदाजा कर रहा हूँ, लग रहा है देख लिया हो। वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होती है? वेलोसिटी मीन पोजीशन पे सर मैक्सिमम थी, इस तरह से ऑसिलेट कर रहा था, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम थी। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी जीरो होती है, पार्टिकल ने जाके रुक के फिर वापसी आने, जाके वापसी आने, इसके मतलब रुकेगा देन वापसी आएगा। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कैसी होती है? मैक्सिमम होती है। तो आइए देखते हैं पहले एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या है? पार्टिकल x, यानी कि x का डिस्प्लेसमेंट है ना इसका। अच्छा इसमें देखिए एक वेरिएबल है, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चेंज हो रहा है। सपोज का एंगुलर वेलोसिटी है 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना रिवॉल्व कर जाएगा? 1। तो यूनिफॉर्म सर, अच्छा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एंगुलर वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। मैंने आपसे पूछा था एंगुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों है, ये जरा सोचिएगा। x0 यहाँ पे क्या शो कर रहा है? x0 एक नंबर है, x0 सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ ये शो कर रहा है एक मैक्सिमम वैल्यू को, ये डिस्प्लेसमेंट वाली, सही ना। x0 बस एक नंबर और कुछ भी नहीं है यहाँ पर।
तो एक्स नॉट क्या है, एक ऐसा नंबर है जो मैक्सिमाइजेशन को शो कर रहा है, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो मैक्सिमम होगी, एक्स नॉट से बड़ा एक्स नहीं हो सकता। यानी अगर सपोज करें दोनों सब चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, ये दोनों क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो टाइम के साथ साथ बढ़ता है, मैक्सिमम तक जाता है, फिर कम होते होते जीरो होता है, फिर नेगेटिव की तरफ बढ़ता है, नेगेटिव मैक्सिमम पे जाता है, फिर कम होते होते एक्स चेंज हो रहा है। एक्स की मैक्सिमम लिमिट क्या है, एक्स की मैक्सिमम लिमिट एक्स नॉट है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, सही है ना। एक्स कभी भी एक्स नॉट से बड़ा नहीं हो सकता, एक्स नॉट के बराबर हो सकता है लेकिन एक्स नॉट से बड़ा नहीं हो सकता। तो एक्स नॉट जस्ट एक नंबर है जो मैक्सिमाइजेशन को शो कर रहा है, जो ये शो कर रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा है, ये वाली, सही है ना। एक्स नॉट खाली इसको शो कर रहा है और उसमें से एक्स क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है स्क्वायर की फॉर्म में। अब जब मैं कह रहा हूं कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट, यानी हमारा पार्टिकल कहां पहुंच गया, हमारा पार्टिकल ट्रेवल करते करते x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे पहुंच गया। सर प्लस एक्स नॉट या माइनस एक्स नॉट, पहले करते हैं प्लस के लिए, माइनस के लिए आप ट्राई करिएगा क्या आंसर आता है। खैर हमारा पार्टिकल पहुंच गया प्लस एक्स नॉट पे, तो हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं उसकी वेलोसिटी क्या आती है। बताओ बेटा एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी क्या आनी चाहिए, पहले से आंसर पता होना चाहिए। इसको जैसे हम वेरीफाई करेंगे फॉर्मूले को, आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। एक्सट्रीम पॉइंट से वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो वी क्यू ओमेगा एक्स नॉट एज इट इज आ गया। एक्स की जगह पर हम लोग क्या पुट करने लगे, प्लस एक्स नॉट पुट करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो गया, वी क्यू, ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्यू, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्यू एट एक्सट्रीम पोजीशन इज कितनी, जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है। अब माइनस एक्स नॉट के लिए करके देखना ये आंसर आ रहा है नहीं यार, आना चाहिए, सही है ना। माइनस एक्स नॉट के लिए करना क्या आंसर आ रहा है। ओके, x इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या था, पॉजिटिव एक्सट्रीम। इसका मतलब क्या है, मीन पोजीशन। और आप करोगे x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट, वैसे बताने का कोई इसमें कोई खास बात नहीं है। माइनस एक्स नॉट होगा, स्क्वायर लगा हुआ है ना, माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, करके देखना। अल्हम्दुलिल्लाह। x इज इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, मीन पोजीशन ना। अब अगर मीन पोजीशन की x इक्वल जीरो, ये रहा मीन पोजीशन में वेलोसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो क्या यहाँ पर मैक्सिमम लिखा हुआ आ रहा होगा आंसर, जैसे वी क्यू इज इक्वल टू जीरो है तो क्या लिखा होगा, वी क्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम, नहीं, कोई ऐसा नंबर आ रहा होगा जो मैक्सिमाइजेशन को शो कर रहा होगा, जो किसी मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा होगा, ऐसा नंबर आना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं, मैं जीरो पुट करूंगा इस इक्वेशन में एक्स की जगह पर, वी क्यू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। एक्स की जगह पर मैंने जीरो पुट कर दिया, अब ये जीरो खत्म हो जाएगा, ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, वी क्यू बराबर आ गया ओमेगा एक्स नॉट के, ये आ गया, वी क्यू इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। अब देखिए ये मैक्सिमाइजेशन कैसे शो कर रहा है, पहली बात तो दोनों कांस्टेंट वैल्यूज आ रही है, दूसरा एक्स नॉट यहाँ पर आ रहा है। अच्छा एक्स नॉट का मतलब हरगिज ये नहीं है पार्टिकल जो है वो अपने एक्सट्रीम पे पहुंच गया, नहीं, वो तो आपने शुरू में पुट कर दिया, पार्टिकल कहाँ पर है, मीन पोजीशन पे। एक्स नॉट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, और उस नंबर का नेचर कैसा है, इस नंबर का नेचर आपको पता है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा होता है। तो एक ऐसा नंबर है जो मैक्सिमाइजेशन को शो कर रहा है, कोई ऐसा नंबर है जो ये बता रहा है कि ये वेलोसिटी एक्स नॉट के हिसाब से, और एक्स नॉट ऐसी वैल्यू है जो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। तो इस नंबर को देखते हुए हम लोग ये अंदाजा कर सकते हैं दिस वेलोसिटी इज मैक्सिमम, क्योंकि ये नंबर सबसे बड़ा नंबर है। अगर सपोज करें डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर है, एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 10 आ गया, एक्स नॉट की वैल्यू, एक्स की वैल्यू एक्स नॉट से तो बढ़ नहीं सकती, एक्स की वैल्यू कहाँ गया, एक्स, हाँ ये जो चेंज हो रहा है, एक्स की वैल्यू एक्स नॉट से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एक्स नॉट तक ही जा सकती है। दिस नंबर शोज कि यहां पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कैसा है, मैक्सिमम आंसर है, जो कि किसकी वेलोसिटी है, पार्टिकल क्यू की वेलोसिटी, सिंपल हैंड मोशन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं एट मीन पोजीशन इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। और आप एक काम करें, आप बीच में किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल कर देख लें, इससे ज़्यादा वेलोसिटी कहीं पर भी नहीं आएगी,
इससे ज़्यादा वेलोसिटी कहीं पर भी नहीं आएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 है, मीन पोजीशन पे ओमेगा एक्स नॉट है, बाकी अगर आ रहा होगा ना इस तरह से आ रहा होगा 0.9 ओमेगा एक्स नॉट, 0.8 ओमेगा एक्स नॉट, 0.7 ओमेगा एक्स नॉट। ओमेगा एक्स नॉट सिर्फ और सिर्फ मीन पोजीशन के ऊपर आ रहा होगा, उसके अलावा हर पॉइंट पे ये 1 से कम ही हुआ करेगा, 0.9, 0.8, 0.7 इस तरह की वैल्यूज आएंगी। सही, इसका प्रॉब्लम मैं करवाऊंगा, लेकिन वैसे मैंने बता दिया। तो आई होप ये क्लियर होगा। मैं ये वाली चीज़ें ज़रा मिटाऊंगा और मैं ये भी मिटा दूंगा, फिर हम लोग एक्सेलरेशन पे काम करेंगे। और एक्सेलरेशन एक और की वीडियो बन गई, एक्सेलरेशन पे काम करेंगे और एक्सेलरेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें होने वाली हैं, वो डिस्कस करेंगे। सही है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसको पॉज करके नोट कर लो। और प्लीज़ ये एक सुनने में आया, मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने ऐसे सोचा नहीं था। मैं भी जब ऑनलाइन क्लास दे रहा था एटलीस्ट मेरे पास नोटबुक और पेन होता है, मैं नोट कर रहा होता, मैंने सुना नोट ऑनलाइन क्लास के अंदर बच्चे नोट नहीं कर रहे होते, तो ये अजीब सी बात है अगर आप नोट नहीं कर रहे। आप नहीं, आप कर रहे होंगे, जो आपकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात कर रहा हूँ, आप तो नोट कर रहे हो, लेकिन बाकी लोगों का सुना नोट नहीं कर रहा। आप तो अच्छे बच्चे हो। सही भाई, ओके, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पहली बात तो हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, और एक्सेलरेशन किसके निकालने वाले हैं। अगेन ये पार्टिकल पी है, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम सिर्फ इसकी हेल्प ले रहे हैं। इंटरेस्ट मतलब इस हद तक है कि हम इसकी हेल्प लेके क्यू की एक्सेलरेशन निकालने वाले हैं। सही है ना, हम लोग सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ रहे। ये अच्छा, पढ़ते पढ़ते से लगता है हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ रहे, आप इस लाइन पे गौर करें जो बीच में आ रही है, जिसमें एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है पी के साथ साथ। खैर, हम लोग यहाँ पर इसके एंगल से पोजीशन बता सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की ना, तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको हेल्प करे इस टॉपिक को समझने के लिए आसानी से। अगर आपको सर्कुलर मोशन अच्छी तरह याद है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन मेरा मशवरा है कि रुक जाओ। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन जो है वो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है। सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करने के लिए उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ डायरेक्ट करती है, टुवर्ड्स द सेंटर, उसको सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं ना। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है वी नो दैट उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर होती है। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। सही है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। वी क्या है, वी इस पार्टिकल की वेलोसिटी, ये वाली वी इस पार्टिकल की वेलोसिटी, और किसके बराबर होती है वो याद होगा, आर ओमेगा। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो मैं यहाँ पर आर ओमेगा पुट करने लगा हूँ। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ गई आर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, ये बस याद रखिएगा, आई होप और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली बात तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, तो एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ होगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है, तो हम लोगों को पता है। सही, और बाकी ये जो छोटा सा फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया, सॉरी अगर आपने जो है वो नहीं लिखा तो थोड़ा बैक करके पॉज करके फिर लिख लो। ओके, हाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इसकी पोजीशन बताने के लिए मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसको मैं एक्स नॉट का नाम दे रहा हूँ ना। एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ बार बार, इसको मैं एक्स नॉट का नाम दे रहा हूँ, उसकी डायरेक्शन ऐसे है, एक्स नॉट ऐसे है ना। ओके, पार्टिकल बस याद रखिएगा, पार्टिकल पी कर रहा है सर्कुलर मोशन।
सर्कुलर मोशन का मतलब इसके पास कौन सी एक्सेलरेशन होगी, इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है। तो मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P जो कि कैसी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सही। तो AP इज AC। व्हाट अबाउट पार्टिकल Q? पार्टिकल Q हमेशा हमेशा हम लोग ये बात करते हैं, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स ये चाहती है कि ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ आए। अगर ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है तो जो रिस्टोरिंग फोर्स चाहेगी ये इस तरफ आए, मीन पोजीशन की तरफ। अगर ये नीचे की तरफ यूं आ रहा है या यूं आ रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए ये इस तरफ आ जाए, मेन पोजीशन। तो हमेशा फोर्स जो है, रिस्टोरिंग फोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर या ऑसिलेशन के अंदर फोर्स ये चाहती है कि ये मेन पोजीशन की तरफ आए। जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में ऑब्वियसली एक्सेलरेशन होती है। तो इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ हो जाएगी। तो ये हो जाएगा AQ। तो यहां पे मेरे पास एक ट्राइंगल बन रहा है, ये थीटा है, AP AQ। ऑब्वियसली हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि ये एंगल थीटा हो जाएगा, सही है। और इससे हमारा कोई सरोकार नहीं बचेगा, जेड एंगल के अकॉर्डिंग उसको थीटा ले लिया, हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। एंगल के सामने साइड है परपेंडिकुलर, तो इसका नाम रख दिया परपेंडिकुलर, और लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, और तीसरी साइड बेस है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं, कोई कंसर्न नहीं है इस केस के अंदर। तो एंगल के सामने साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन है जी, बिल्कुल आपको याद आ गया होगा, साइन थीटा। तो हम लोग कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है मेरे पास, AQ, और हाइपोटेन्यूज कौन है, AP। ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AP साइन थीटा इज इक्वल टू AQ हो जाएगा। इसको पलट के लिख लेते हैं, AQ इज इक्वल टू AP साइन थीटा। ऐसा हो जाएगा बच्चों, सही। ओके AP एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P। पार्टिकल P वो है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल P वो जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी जो इसकी एक्सेलरेशन जो AP है वो क्या होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC होगी। तो मैं AP की जगह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, जी सर बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला V²/R लगा लूँ, या डायरेक्ट मैं ड्राइव कर चुका हूँ ना, AC इज इक्वल टू R⍵² लगा लेते। तो मैं AP की जगह R क्या है, रेडियस। अब रेडियस मेरे पास कौन है, x0 है, और क्या आ जाएगा, ω² आ जाएगा। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं एक चीज देख लूं। सही है, ओके। हाँ, तो मैं AP की जगह कहाँ है, AP की जगह मैं पुट करने लगा हूँ x0 ω, सही है ना। क्यों, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, P पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेडियस मल्टीप्लाई ω², रेडियस मेरे पास कौन है, x0 मल्टीप्लाई ω²। तो मैंने उसकी जगह पुट करा x0 मल्टीप्लाई ω², और साइन थीटा एज इट इज आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम। ओके, AQ ये हो जाएगा ω² x0 साइन थीटा। अगेन बेटा याद आ रहा होगा, x0 साइन थीटा ये रहा। x0 साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x0 साइन थीटा की जगह x लिख देते हैं। अब अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूं, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में चल जाएगा, वो मसला नहीं है। अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखा जाए तो बेटा एक चीज़ पे ज़रा गौर करिए, AQ क्या है, पार्टिकल Q की एक्सेलरेशन, ये इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे नीचे की तरफ। X क्या है, पार्टिकल Q का डिस्प्लेसमेंट, ये रहा, जो कि ऐसे बना हुआ था। इसी पॉइंट पे अगर देखा जाए, सही है ना, इसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन का वेक्टर डाउनवर्ड्स है,
डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर अपवर्ड है, सही है ना, x। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से कितनी दूर लोकेटेड हो तो एक वेक्टर बनाते थे। डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर ऊपर है, उसी कंडीशन पे यूज कर रहे हैं। पी को हम लोगों ने हमेशा सेम कंडीशन पे रखा, उसका साया भी सेम जगह पर बन रहा है हमेशा, सही है ना, उसका साया भी सेम जगह पर बनता रहेगा। तो पार्टिकल Q का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, ऊपर की तरफ है, इस तरफ डिस्प्लेस हुआ है मेन पोजीशन से, और एक्सेलरेशन ये चाह रही है, फोर्स ये चाह रही है, रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन ये चाह रही है कि ये किस तरफ आए, मेन पोजीशन की तरफ आए। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। बेटा दोनों वेक्टर्स ऑपोजिटली डायरेक्टेड हैं, दोनों वेक्टर्स ऑपोजिटली डायरेक्टेड हैं। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं जी, बिल्कुल मैं यहां पर एक नेगेटिव साइन लगा सकता हूं, दैट शोज कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है दे आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। अगर मैं नेगेटिव साइन नहीं लगाता ये बात गलत हो जाती है, इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन। इसकी एग्जांपल देता हूं, आप लिखते हैं F = ma, इन दोनों पे वेक्टर लगा हुआ होता है, यहां पर कहीं नेगेटिव साइन नहीं है यानी कि पॉजिटिव साइन है, तो जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है, जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है। अगर आप ऐसे लिख दें, इसका मतलब फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर ऑपोजिटली डायरेक्ट, गलत बात होगी, लेकिन बताने का मकसद है माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन का होना ये बता रहा है कि दे आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, और माइनस साइन का ना होना ये बताता है दे आर इन सेम डायरेक्शन। अगर आप माइनस साइन यहां नहीं लगाते तो आप ये क्लेम कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे और एक्सेलरेशन भी ऐसे, या डिस्प्लेसमेंट भी नीचे एक्सेलरेशन भी नीचे, हालांकि ऐसा नहीं है। वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन ये चाह रही है, फोर्स ये चाह रही है कि ये वापसी आए, तो इन दोनों में डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं इसको और डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। खैर सही है, परेशान होने की बात नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो जो रेट ऑफ चेंज है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो सेम रहेगा। अगर 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड है तो वो 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड ही करता रहेगा, अगर 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड है तो 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड ही करता रहेगा। एंगुलर वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। बेटा कांस्टेंट और इक्वल टू को हटाएंगे तो क्या आएगा जी सर, प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा AQ इज प्रोपोर्शनल टू -x। मुझे बताओ बेटा ये इक्वेशन देखी देखी लगती है जी सर, ये देखी देखी लगती है। जब हम पढ़ रहे थे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या होती है, बेटा इससे ये बात प्रूव होती है, ऑल्दो हम ये सारा काम कर चुके थे, हमारी मेहनत ज़ाया हो जाती अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव ना होता। ये प्रूव होने का मकसद यहाँ पर ये है, ये जो A प्रोपोर्शनल टू -x आया वो बता रहा है कि वो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का साया हमने बनाया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन खुद नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ किया था, वो जो साये को हम स्टडी के, इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन हम कह रहे थे, क्या वो वाकई सिंपल हार्मोनिक मोशन है? जी बिल्कुल, ये इक्वेशन हम लोगों को ये बता रही है कि हाँ वाकई आपने सही टेक्निक यूज करी थी, आपने सही तरीके से इसको जो है वो एनालाइज किया था। अगर आप सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन लेंगे जो कि ऑसिलेशन की तरह लग रहा है हम लोगों को, वो वाकयातन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और अभी तक जो आपने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले ड्राइव करे हैं, क्योंकि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो आपके फॉर्मूले भी किसके कहलाएंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्मूले कहलाएंगे। इन केस सपोज करते हैं अगर ये आंसर ना आता, अगर ये प्रोपोर्शनल टू -x ना आता, कुछ और आ जाता, तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये गलत फॉर्मूला हो जाता सिंपल मोशन के लिहाज से, ये फॉर्मूला वेलोसिटी का गलत फॉर्मूला हो जाता, वो जो एक और फॉर्मूला कहते हैं गलत फॉर्मूला हो जाता, सही है ना। तो कहने और ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला गलत फॉर्मूला हो जाता, सही है, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्मूले नहीं कहलाते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें स्टिल कंफ्यूजन हो, आपका भाई हाजिर है, पूछे आराम से, कोई मसला नहीं है, और इंशाल्लाह हल निकाल लिया अपना, मतलब ये अच्छा हल लग रहा है मुझे, ऐसे ही पढ़ेंगे, सही है। ऑनलाइन क्लासेस में यानी कि यूट्यूब पे जो है वो हम लोग लेक्चर्स देखेंगे, सही है ना, और जब आप फिज़िकली स्कूल आएंगे ऑन साइट जब आप होंगे तो वहाँ पे हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे, MCQs वगैरह करेंगे। तो फिज़िकल जो है वो प्रेजेंस के अंदर हम लोग जो है वो प्रॉब्लम्स करेंगे, और वैसे घर बैठ के आप लेक्चर देखो, सही है। चलो भाई इसको याद रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।